आवाज की दुनिया के दोस्तों, पढ़ी जाने वाली किताब मनोहर महाजन की सुरीली दास्तान आवाजों के अफसाने अब सुनी जाने वाली किताब के रूप में पहुंच रही है अपने 8वें अफसाने तक। मेरे संस्मरण दिनेश चौधरी के कलम का स्पर्श पाकर बन गए हैं प्रसारण इतिहास के मील के पत्थर। प्रस्तुत है 8वां एपिसोड। शीर्षक है मलके तरन्नुम नूरजहां की राखी और गजल के शहनशाह मेहदी हसन की डांट। वो अगस्त महीने की एक शाम थी, बारिशों के दिन वाली, थोड़ी उमस से भरी हुई। कोलंबो में मेरे घर के ठीक आगे एक कॉलेज था और उसी की बगल में सिनेमा हॉल। मैं घर में घर वाली पोशाक में जागने और सोने के बीच की अवस्था में था। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पत्नी सुजाता ने दरवाजा खोला। नमस्ते वगैरह हुई। मुझे छन छन की वही आवाज सुनाई पड़ी जो बीते 2-3 दिनों से सुन रहा था। मैं चौकन्ना होकर उठा और बिजली की फुर्ती से जरा ढंग के कपड़े पहन लिए। तब तक मलका तरन्नुम नूरजहां सोफे पर विराजमान हो चुकी थीं। यकीन करने में थोड़ा वक्त लगा। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। सोचा ना था कि वे सचमुच ही मेरे गरीब खाने में तशरीफ लेकर आएंगी। इस सिलसिले की शुरुआत बीते बुधवार से हुई थी। ये छुट्टी का दिन था, परिवार के साथ तफरीह पर निकलने का, खरीदारी करने का, क्राउन थिएटर में हिंदी सिनेमा देखने का और बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने का। इस दिन का इंतजार अगले ही दिन से बेताबी के साथ किया जाता। अभी किसी योजना पर सोचा भी न था कि रेडियो स्टेशन से बुलावा आ गया। मुझे कुछ अंदाजा न था कि क्या वजह हो सकती है। रेडियो स्टेशन के आगे कारों का हुजूम लगा हुआ था। सबसे आगे एक लंबी ब्यूक कार। अंदर घुसने पर बाईं ओर डायरेक्टर जनरल का ऑफिस। जैसे ही वहां प्रवेश किया, अंदर गहमा गहमी मची हुई थी। सबकी निगाहों का मरकज एक लकदक मोहतरमा थी, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। जरीदार साड़ी, साड़ी से मैच करता हुआ पर्स, सिर पर ओढ़नी, हाथों में ढेर सारे गहने छम छम करते हुए। डायरेक्टर जनरल खुद उठकर मेरी ओर आए और मेरा हाथ थामकर लगभग खींचते हुए उन मोहतरमा की तरफ ले गए। कहा, मनोहर, इनसे मिलो, ये नूरजहां है। एक पल को मेरी सांस अटकी रह गई। उन्होंने हाथ बढ़ाया और मैं चरण स्पर्श के लिए नीचे झुक गया। वे जरा असहज हो गईं। ऐसे हालात में खुद की जुबान फूटती है। उन्होंने पंजाबी में कहा, ऐ की करना है? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप हो रहा है। वे खुश हो गईं, जैसे परदेश में किसी हम जुबां के मिल जाने पर हुआ करता है। कहा, ओए, तेनू पंजाबी आउंदी है? मैंने उन्हें बताया कि मेरे बचपन का एक अरसा सियालकोट के क्लास वाला में गुजरा है। वे मेरे साथ बेतकल्लुफ होकर बातें करने लगी और बाकी भौचक होकर देखने लगे। असल में मेरे आने से पहले उनका साबका कुछ ऐसे सवालों से पड़ गया था जिनको लेकर वे जरा मुश्किल में पड़ गई थीं। किसी ने उनसे पूछा था कि आप अपने देश के लिए संगीत की विधा का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मनोहर, ये लोग मुझसे बड़े वजनदार सवाल पूछ रहे थे। ये विधा क्या होता है और वो प्रतिनिधि नीति ये क्या लफ्ज है? मैंने कहा, प्रतिनिधि यानी नुमाइंदगी। उन्होंने कहा, हाँ वही होगा। पूछा, हिंदुस्तान में कहाँ से हो? मैंने बताया कि जबलपुर से हूं और छुट्टियों में बॉम्बे यानी मुंबई होकर जाना होता है। बॉम्बे के नाम से उनकी आंखों में चमक आ गई। कहा, मैं कुछ तोहफे दूंगी, दिलीप साहब और नौशाद साहब के लिए उन्हें पहुंचा दोगे? मैंने कहा, यह तो मेरी खुशकिस्मती होगी नूरजहां जी। अभी तक किसी को सूझा न था कि इतनी बड़ी स्टार आर्टिस्ट खुद चलकर रेडियो स्टेशन पहुंच गई है, तो लगे हाथ उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए। सब उनकी उपस्थिति और आभा मंडल में मदहोश खोए हुए थे। यह कहने का साहस नहीं हो रहा था। मैंने उनसे कहा, नूरजहां जी,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ इंटरव्यू भी ਦਿੰਦੇ जाओ ना। वे तैयार हो गईं। हिंदी विभाग के हेड जमालुद्दीन साहब लपक कर लाइब्रेरी में पहुंचे और उनके कई गानों के रिकॉर्ड लेकर आ गए। आनन फानन में रिकॉर्डिंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं। इंटरव्यू शुरू हुआ। फिल्मी दुनिया और संगीत से लेकर निजी पसंद नापसंद तक के सवाल पूछे जाने लगे। इसी बीच रिकॉर्डिंग असिस्टेंट ने अपने हाथों को छूते हुए मेरी ओर इशारा किया। रिकॉर्डिंग चल रही थी, इसलिए कहना मुमकिन ना था। उसका इशारा मेरी पकड़ में आ गया। नूरजहां जी के गहने छम छम बज रहे थे और उनकी आवाज के साथ रिकॉर्डिंग मशीन में भी घुल मिल रहे थे। मैं कुछ देर तक सोचता रहा और अगला सवाल किया, नूर जी, आपको गहने बहुत पसंद हैं? उन्होंने कहा, हाँ जाहिर है। मैंने आगे जोड़ा, ये आपकी मीठी आवाज के साथ छम छम कर जुगलबंदी सी करते हैं। वे बड़ी कलाकार थीं। मेरे कहने का मतलब और मकसद उन्होंने खट से पकड़ लिया। आहिस्ता से अपनी साड़ी के पल्लू को उस हाथ में लपेट लिया जो बातें करते हुए स्वाभाविक रूप से हिलता था। गहनों की छम छम गुम हो गई और अब सिर्फ वो आवाज सुनाई पड़ रही थी जिसकी दीवानी दुनिया थी। इंटरव्यू खत्म हुआ। बातों ही बातों में उन्होंने पूछा कि यहां कहां रहते हो, और मैंने उन्हें बताया कि उसी थिएटर के ठीक सामने जहां आपका फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। वे इसी सिलसिले में कोलंबो आई थीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं आऊं तो तेरी वोट की चाप लाएगी मिन्नू? मैंने सोचा वे मजाक कर रही हैं। वे मजाक नहीं कर रही थीं। अगले दिन सचमुच ही आ गईं। घर में ढंग का फर्नीचर भी न था। ये तो अच्छा हुआ कि वो अकेली आईं, साथ में लाव लश्कर न था। हम लोग थोड़े हड़बड़ा से गए। पत्नी सुजाता ने जल्दी जल्दी पकोड़े बनाए, साथ में इलायची और सौंफ वाली चाय जो उन्हें बेहद पसंद थी। पकोड़े देखकर वो खुश हो गईं। कहा, आहा, पकोड़े भी ने? वे पकोड़ों का मजा ले रही थीं और हम छम छम के साथ उनकी मधुर आवाज का। संयोग से वो राखी का दिन था। मेज पर बहन की आई हुई राखी रखी हुई थी। उनकी निगाह पड़ गई। कहा, अच्छा, अज रखड़ी है? ए रखड़ी मैं तेनू बन दवा? वे मेरे लिए मलका तरन्नुम नूरजहां से नूर आपा होकर रह गईं। घर लौट जाने के बाद भी गाहे बगाहे फोन पर खोज खबर लेती रहीं। फिर जब वे मुंबई आईं तो मुझे ढूंढती रहीं। हाँ, मेहदी हसन इससे कुछ 3-4 बरस पहले आए। उनका मुंबई आना संगीत जगत की ऐतिहासिक घटना थी। यहाँ के अखबार उनके नाम पर विशेष खबरें प्रसारित कर रहे थे। हर खासो आम के अलावा लगभग पूरी फिल्मी दुनिया ही उनके नाम की दीवानी थी, जिसमें लता मंगेशकर जी से लेकर दिलीप कुमार और नौशाद जैसी हस्तियां भी शामिल थीं। उनके प्रोग्राम को लेकर बड़ी मारामारी मची हुई थी। ताजमहल होटल के आगे उनकी एक झलक पाने को हुजूम लग जाता। रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए अमीन सयानी साहब के साथ उनका एक इंटरव्यू तय हुआ था, पर ऐन मुलाकात वाले दिन अमीन साहब की तबीयत बिगड़ गई। एजेंसी के डायरेक्टर हरिहरन साहब ने मुझे कहा कि वो इंटरव्यू मैं ले लूं। मैं तयशुदा वक्त में रिकॉर्डिस्ट के साथ ताजमहल होटल पहुंचा। सिक्योरिटी की तामझाम से निकलकर हम 9वीं या 10वीं मंजिल के किसी स्वीट पर पहुंचे। घंटी बजाई। एक सज्जन आए जो शायद उनके सेक्रेटरी थे। बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में कुर्ते पैजामे में शहंशाह गजल प्रकट हुए। मैंने खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया। उनके हाथ हथौड़ों की तरह थे। मैंने किसी भी कलाकार के हाथ ऐसे ना देखे थे। मैंने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की सलामती की खबर ली। मेहदी हसन मुस्कुराने लगे। कहा, मैकेनिक दा थे? मैंने कहा, जी, मैंने पढ़ा है कि आप किसी जमाने में कार मैकेनिक का काम करते थे। जब तक रिकॉर्डिस्ट विजय खोखरे अपनी मशीन की व्यवस्था ठीक करते, मैंने औपचारिक बातचीत शुरू कर दी। तलत साहब का जिक्र आया। मेहदी हसन ने कहा, हाँ,
میں ان کی گائکی اور آواز کا مرید ہوں۔ میں اپنے ریاض کے ساتھ ان کے گائے ہر گانے کو ہو بہو دہرانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ میرے کیریئر کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ آج جو مقام میں نے حاصل کیا ہے وہ انہی کی بدولت ہے۔ دراصل مہدی حسن پہلے کلاسیکل اور لائٹ کلاسیکل میں ہی اپنے پروگرام کیا کرتے تھے۔ انہیں سال 1957 کے آس پاس کراچی میں ایک بہت بڑے جلسے میں گانے کا موقع ملا۔ یہاں ہر ایک گائک کو بس 2 ہی غزلیں گانی تھیں۔ انہوں نے پہلے ایک میں ہوں اور میری بے بسی کی شام ہے گائی، لوگ واہ واہ کر اٹھے۔ پھر طلعت صاحب کی ہی دوسری غزل گائی۔ ان دنوں داد دینے کے لیے پیسے نچھاور کرنے کا ریاض چلتا تھا۔ مہدی حسن پر اس زمانے میں، یاد کیجئے، اس زمانے میں لوگوں نے 1400 روپے لٹا دیے۔ یہ ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بہرحال اب تک ریکارڈسٹ نے اپنی تیاری کر لی تھی۔ انٹرویو کی شروعات کرتے ہوئے میں نے پہلا سوال پوچھا۔ مہدی حسن اس پہلے ہی سوال سے اکھڑ گئے۔ کہا، حد ہے آپ کی بدتمیزی کی، اٹھیے، اپنا تام جھام اٹھائیے اور جائیے یہاں سے۔ ہم ہڑبڑا گئے۔ ریکارڈسٹ کھوکھرے صاحب مجھے دیکھنے لگے اور میں انہیں۔ تھوڑی دیر تک تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کروں۔ کھوکھرے صاحب مشین سمیٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر شاید ہمارے چہرے دیکھ کر مہدی حسن صاحب کو دیا آ گئی۔ کہا، رک جائیے، بیٹھیے۔ میں نے اپنے ماتھے کے پسینے کو پوچھا۔ انہوں نے پھر کہا، اپنا سوال دہرائیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال دہرایا۔ غلطی میری تھی۔ مجھے لگا کہ سوال پوچھنے کا میرا لہجہ شاید غلط رہا۔ مجھے کہنا چاہیے تھا، یوں تو آپ کی ساری غزلیں بہت مقبول ہیں، پر کیا کارن ہے کہ کچھ غزلوں کو بہت زیادہ پسند کیا گیا؟ اس کے الٹ میں نے سوال کیا، آپ نے بہت ساری غزلیں گائی ہیں، پر کیا کارن ہے کہ 3 یا 4 ہی مقبول ہوئیں؟ دوسری بار وہ خفا نہیں ہوئے، تھوڑی دیر شانت رہے۔ ان کا لہجہ صوفیانہ ہو گیا، جیسے کسی قابل ششیہ کو کوئی بے حد ضروری بات سمجھائی جا رہی ہو۔ انہوں نے کہا، دیکھیے، ہر ایک راگ کے کئی اپ راگ ہوتے ہیں اور ان کے کچھ محبوب راگ ہوتے ہیں۔ یہ راگ ہواؤں میں، فضاؤں میں تیرتے رہتے ہیں، گونجتے رہتے ہیں، پر ذہن میں ان کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی کمپوزیشن تیار کرتے ہیں تو کچھ کمپوزیشن بناتے وقت محبوب راگ لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ کمپوزیشن ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں مدن موہن صاحب کو کمال کی صلاحیت حاصل ہے۔ ان کے سارے ہی گانے کس قدر مقبول ہیں۔ وہ اب تک پوری طرح سہج ہو چکے تھے، ہم بھی، اور بھی باتیں ہوئیں۔ رخصت کی تیاری ہوئی۔ انہوں نے کہا، آپ کے ساتھ جو گستاخی ہوئی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا سوال ٹھیک تھا، لوگ ڈر کے مارے ایسے سوال نہیں پوچھتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی مہربانی ہے کہ صرف ڈانٹ کر چھوڑ دیا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ آپ کا مکینک والا ہاتھ چل جاتا تو کیا ہوتا۔ وہ ٹھہاکا مار کر ہنس پڑے۔ ان کے اچھے موڈ کا لابھ اٹھا کر ہم وہاں سے کھسک لیے۔ نور آپا اس پروگرام کے کوئی 4 سال بعد ممبئی آئیں۔ بڑا آیوجن تھا۔ اس سارے آیوجن کی یوجنا ممبئی میں میرے ٹیرس فلیٹ پر بنی تھی۔ یہ جوہو میں امیتابھ صاحب کے بنگلے والے علاقے میں ہی تھا۔ اب تو جیسا سیمنٹ کانکریٹ کا جنگل کھڑا ہوا ہے، وہ شاید ہی پہچان میں آئے۔ اس کے بک جانے کی بھی ایک لمبی کہانی ہے جو آپ کو پھر کبھی سناؤں گا۔ اپنے ایک سہیوگی آرٹسٹ کے ساتھ کوئی 3 مہینوں تک ہم نے اس پروگرام کی یوجنا بنائی تھی۔ وہ ٹی وی انڈسٹری کا بڑا نام تھا اور تب اس کی خوب دھوم دھام ہوا کرتی تھی۔ ٹیرس میں ہی ساری چرچا ہوتی، اسکرپٹ پر بحث ہوتی، کھانا پینا بھی چلتا۔ بہت بڑے نام والے آرٹسٹ ایک ساتھ اکٹھا ہو رہے تھے۔
पर ऐसा कुछ हुआ कि एक फैशन शो के सिलसिले में मुझे भारत से बाहर जाना पड़ गया। प्रोग्राम की तारीख इन्हीं दिनों में पड़ गई। एक प्रसिद्ध फिल्मी पत्रिका के 2 बड़े पन्नों पर प्रोग्राम का विज्ञापन छपा था। मैंने हसरत से विज्ञापन पर नजर दौड़ाई। मेरा नाम कहीं नहीं था। नूर आपा आई थीं और हर किसी से पूछ रही थीं, मेरा भरा मनोहर कित्थे है? मैं कहीं नहीं था। कैसे बताता कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहीं का ना छोड़ा था।